आकाश सुपर 30 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आकाश डंडौतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30। आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। हाउ टू डेफिनेट एनी वर्ड। परिभाषाओं का क्या महत्व होता है। हम चाहे स्टूडेंट हों या नहीं हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए जो पढ़ाई से थोड़ा सा भी संबंध रखता है उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की सही जानकारी का बड़ा ही महत्व होता है। वो कहते हैं ना, सूट में टाई का, मसाले में खटाई का, सप्ताह में संडे का और टीचर के डंडे का बड़ा ही महत्व है। उसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए डेफिनेशन यानी परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम परिभाषा बनाना सही ढंग से सीख जाते हैं तो कई सारी समस्याओं को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। वो अपने आप ही सुलझ जाती हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की परिभाषा का। साइकोलॉजी हम पढ़ते तो हैं क्योंकि शिक्षा विभाग ने उसे परीक्षा में सब्जेक्ट के रूप में जो डाल दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे सामने जो सिलेबस होता है बस उसी को रटने का प्रयास करते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हम रटने में कामयाब कुछ समय के लिए हो पाते हैं, और रटी हुई विद्या की जब हमें एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम हॉल में, तब एग्ज़ाम टाइम पर भूल भी जाते हैं, क्योंकि रटी हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो। यह वैसे ही होता है जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण अपने दिव्यास्त्रों को प्रकट करने के मंत्र भूल गया था और परिणाम स्वरूप उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ठीक वैसे ही हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। परिभाषाओं को समझना हमारे लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के जरिए हम इसको ढंग से समझते हैं। मान लेते हैं कि घर वालों ने हमें 2 रोटियां दी और कहा कि इन्हें 4 पैरों वाले जानवर को खिला दो। हमने कहा ठीक है, लाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी खिला देते हैं। हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही बड़ा कन्फ्यूज़न की कंडीशन में आ जाते हैं। और कंडीशन आप जानते ही हैं कि हमारे सामने 4 पैरों के कई सारे जानवर मौजूद होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो, गाय हो, सुअर हो, वगैरह वगैरह कई सारे जानवर हैं। अब हम बड़ा टेंशन में हैं कि अब रोटी किसको खिलाएं। हमारे सामने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन रहते हैं। नंबर 1 कि हम बिना खिलाए लौट जाएं। नंबर 2 हम किसी भी जानवर को जो 4 पैरों का है उसको खिला के लौट आएं। अगर हम खिला देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिस जानवर को खिलाने के लिए घर से रोटी दी गई थी वो उसी जानवर को खिलाई गई हो। इसलिए बहुत बड़ी दुविधा की कंडीशन में बात आ जाती है। अब एक दूसरी कंडीशन की से तुलना करते हैं इसी चीज़ की। दूसरी कंडीशन ये है कि घर वालों ने रोटी हमें दी और कहा कि गाय को रोटी खिला दो, खिला के आ जाओ। हम जाएंगे क्योंकि हमारे दिमाग में गाय की एक इमेज बनी हुई है पहले से ही, और उसी इमेज के अनुसार हमारा दिमाग गाय को ढूंढना शुरू कर देगा और हम डायरेक्टली जहाँ पर दिखाई देगा गाय को के पास जाएंगे और उसको रोटी खिलाएंगे। जबकि कंडीशन वही है, हमें 4 पैरों के जानवर अब भी मिलेंगे लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही गाय की एक परिभाषा है जो मौजूद है। बचपन से हमने देख रखी है, गाय का एक जो इमेज बना रखी है, काली, पीली, सफ़ेद जो भी है, उसके हिसाब से आराम से हम गाय को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों कि परिभाषा के अभाव में पहली सिचुएशन में हम 4 पैरों के सही जानवर को, जिसके बारे में घर वालों ने सोच के बोला था, हम उसको ढूंढने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में ये बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ की जानकारी के रूप में परिभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो अन्य चीज़ों से हमारी पहचान कराती है। बात यहाँ पर हम साइकोलॉजी की कर रहे हैं तो अक्सर हम यह देखते हैं कि अधिकांश शब्द होते हैं उनकी परिभाषा उनके शब्दों में ही छुपी रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भूगोल। अब भू या प्लस गोल, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल यानी गोल होती है। तो इसकी परिभाषा यहीं से बन जाती है कि
पृथ्वी जो गोल है उसी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चिकित्सालय। चिकित्सा यानी इलाज, आलय यानी कि स्थान, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर इलाज किया जाता है उससे चिकित्सालय कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधिकांश शब्द का जो अर्थ है वही उसकी परिभाषा होती है। तो साइकोलॉजी के लिए स्पेशली बात की जाए तो साइकोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बनी है। अकॉर्डिंग टू गैरेट, साइकोलॉजिस्ट थे जो उन्होंने इस परिभाषा को बनाया, साइक प्लस लोगोस। साइक का मतलब होता है सोल, आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। उनके अनुसार ये साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल है। साइकोलॉजी पढ़ें और अरस्तु का नाम न लें तो बड़ा ही बेईमानी होगी, क्योंकि अरस्तु ही थे वो पहले व्यक्ति जिनके प्रयासों से मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में स्थापित हुआ था। क्योंकि मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी तक ये दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन अरस्तु ने कई सालों पहले इसका प्रयास किया था और उनके प्रयासों को देखते हुए हमारे आज के साइंटिस्ट ने, अभी के वर्तमान जो समकालीन 16वीं शताब्दी के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र को अलग कर लिया। दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था उस व्यक्ति का नाम था रुडोल्फ गाइकले, जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1590 में अपनी एक पुस्तक साइकोलॉजिया में इसका पहली बार जिक्र किया था। साइकोलॉजी की परिभाषा को एक क्रम के अनुसार अगर बताने का प्रयास किया जाए तो ये 4 विचारधाराओं से निकलकर और 2000 सालों से भी ज़्यादा का समय लेकर आज जो हम साइकोलॉजी की जो परिभाषा पढ़ते हैं वो 2000 सालों से ज़्यादा का समय और यात्रा तय करके आई है। तो पहली जो विचारधारा है उसके अनुसार साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल कही जाती थी। इस विचारधारा के अनुसार समस्त व्यवहार यानी बिहेवियर तथा क्रिया का जो नियंत्रण होता है उसे आत्मा करती है। लेकिन ये परिभाषा आत्मा की स्थिति और स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण नकार दी गई। इस परिभाषा के जो प्रवर्तक थे अरस्तु, प्लेटो और सोक्रात जैसे महान व्यक्ति थे। अब जब ये परिभाषा नकार दी गई तो इसके स्थान पर एक नई परिभाषा ने जन्म लिया, जिसे मस्तिष्क विज्ञान या साइंस ऑफ माइंड कहा जाने लगा। इस विचारधारा के अनुसार क्या था कि जीव के समस्त व्यवहार तथा क्रियाओं का नियंत्रण मन या मस्तिष्क करता है। अब बात वही फिर से सामने आई कि मन की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए लोगों का ज्ञान इस बारे में जैसे जैसे बढ़ता गया यह परिभाषा भी 18वीं सदी के अंत तक आते आते नकार दी गई। इस परिभाषा के प्रवर्तक थे पेस्ट्रोलॉजी, जो स्विट्जरलैंड के एक बहुत महान साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। जब ये परिभाषा भी नकार दी गई तब एक तीसरी परिभाषा ने जन्म लिया जिसे चेतना का विज्ञान कहा गया, यानी साइंस ऑफ कॉन्शियस। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की समस्त क्रिया व व्यवहार को चेतना नियंत्रित करती है। अब समस्या यहाँ इसके साथ भी आई, क्योंकि चेतन के बारे में अपन जानते हैं अच्छे से कि चेतना भी कई सारे प्रकार की होती है, जैसे चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। तो इनके जो व्यवहार हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा अस्पष्टीकरण है। इसकी वजह से ये परिभाषा भी 19वीं शताब्दी के अंत तक नकार दी गई। इस परिभाषा के जो प्रवर्तक थे वो विलियम जोन्स, विलियम वुंट और जेम्स जैसे बहुत महान साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब ये परिभाषा भी नकार दी गई तब एक और परिभाषा ने जन्म लिया जो चौथी और अंतिम है, जो आज की डेट में भी चल रही है, जिसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। साइकोलॉजी की जो परिभाषा है इसके हिसाब से वो ये है कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। इस विचार के जो प्रवर्तक थे वो मैकडूगल हैं। व्यवहार विज्ञान पर सर्वाधिक कार्य जो किया है वो वॉटसन
ने किया है, इसलिए वॉटसन को व्यवहार विज्ञान का पिता, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने का क्रम जो श्रेय है वो पिल्सबरी को है। तो उनके अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का अध्ययन करना है जिस पर सर्वाधिक नियंत्रण व प्रभाव वातावरण का पाया जाता है। वुडवर्थ ने इसको एक क्रम दिया जो 2000 सालों से जो जो चली आ रही थी परिभाषाएं, जो आज जो सर्वाधिक जो आम सहमति है जिस परिभाषा के बारे में, उसको उन्होंने एक क्रम दिया। तो इसका जो विकास क्रम बनाया वो ये है, जो वर्डवर्थ ने अपने शब्दों में कहा वो ये कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर मस्तिष्क को छोड़ा, फिर अपनी चेतनाओं को भी छोड़ दिया, अंत में वह व्यवहार को अपनाए हुए है। जो पूरी दुनिया में आज के समय में जो बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी कही जाती है वो मात्र एक लाइन की है, और वो ये है कि मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। और इस मात्र एक छोटी सी परिभाषा को इस रूप में आते आते 2000 से भी ज़्यादा का वर्षों का समय लगा है। दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए अगर काम की हो, पसंद आई हो आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।